वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आई होप पिछला काम आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आगे बढ़ते हैं बेटा। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और क्रक्स देखेंगे पूरे फील्ड का, किस तरह से क्या इक्वेशंस किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से हमारे रिजल्ट्स या हम सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से आज का काम, जो कि है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, एक बार बात करते हैं पिछले लॉ की। हमने पढ़ लिया था एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट। एम्पियर सर्किटल लॉ जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या सीखा था, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ अ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हम उसमें लेते हैं कि अगर लाइन इंटीग्रल ले ले मैग्नेटिक फील्ड का तो वो किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट आई के। दिस वाज इंटीग्रल फॉर्म, है ना। और अगर हम इंटीग्रल की जगह डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो इसे सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ओके ओके, तो ये हो गया कर्ल ऑफ बी और सामने हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल से करंट की जगह पे करंट डेंसिटी। ठीक है, आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस फील्ड का, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस ले लूं दोनों तरफ, ध्यान से देखना स्टेप, दोनों तरफ हम क्या करें, डाइवर्जेंस ले लें, तो राइट साइड पे जो है वो क्या बन जाएगा, राइट साइड पे बन जाएगा म्यू नॉट, कांस्टेंट है बाहर आ गया, और राइट साइड पे मेन चीज हमारे पास बनेगी डेल डॉट जे, डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड। लेकिन लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखोगे, इट बिकम्स द डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर, and divergence of a curl of a vector is always zero। पढ़ा हुआ है, प्रूफ किया था वेक्टर कैलकुलस में, राइट। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये वाली साइड तो हमेशा जीरो है, लेकिन ये वाली साइड जो है, दिस इज नॉट ऑलवेज जीरो। अपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद करो, जब हमने सीखी थी तो उसमें सीखा था डेल डॉट जे प्लस करली रो बाय करली टी इज इक्वल टू जीरो। तो इस हिसाब से डेल डॉट जे जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ करली रो बाय करली टी। ठीक है, अगर हम इसे जीरो कर रहे हैं दैट मींस ये जो टर्म है ये जीरो हो रही है, और ये जीरो कब होती है, ये जीरो कब होती है, दिस इज जीरो ओनली इफ स्टेडी करंट इज देयर। स्टेडी करंट का मतलब करंट, जो चार्ज डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। अगर रो में विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं आ रहा, कभी हम बोलेंगे ना कि हाँ जी करली रो बाय करली टी जीरो है। लेकिन अगर नॉन स्टेडी करंट हुए, तो अगर नॉन स्टेडी करंट्स हुए तो क्या, तो ये इक्वेशन तो वैलिड ही नहीं रही। So Ampere's law is not valid, it's not valid for non-static currents। समझ में आ गई बात? अच्छी बात है, सिंपल है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमने देखा कि जिस लॉ को हम देख रहे थे अभी और उसके हिसाब से काफी कुछ कर भी रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट्स के लिए वैलिड है, यानी कि चार्ज कहीं पे इकट्ठा ना हो जाए, चार्ज कहीं पे कम ना हो जाए, गैप ना आ जाए कहीं किसी तरह का। ठीक है, तो वो लॉ काम कर रहा है। और अगर कहीं पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, अगर कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो ये लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी वाली बात की मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। अगर हम ले लें किसी तरह से एक सिचुएशन बना लेते हैं, तो देखें, यही लॉ लगाएंगे, देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये क्या मतलब है डिसकंटिन्यूटी का। तो अगर हम मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये इस तरह से मैंने प्लस साइड और नेगेटिव साइड से बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां से पॉजिटिव से करंट जाएगा
कौन सा करंट बोलते हैं इसे? कंडक्शन करंट बोलते हैं। और यहाँ पे भी नेगेटिव में इस तरफ कंडक्शन करंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पैरेलल प्लेट्स के बीच में देखो, गैप में देखोगे तो कोई कंडक्शन करंट नहीं है, ठीक हो गया। तो कंडक्शन करंट यहाँ पे है वायर में, यहाँ पे है कनेक्शन में, लेकिन बीच में जो गैप है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, उसमें कोई कंडक्शन करंट नहीं है। इसमें कंडक्शन करंट है 0। आई सी, यू सी, दिस इज 0 इन द गैप। क्लियर है बात? तो अब अगर हम एक ऐसा सरफेस ले लें, एम्पीरियल लूप, याद है आपको एम्पीरियल लूप, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, या जिस जगह पे निकालनी है, उसकी सराउंडिंग में एम्पीरियल लूप बना लो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉसियन सरफेस बनाते हैं, इसके लिए एम्पीरियल लूप बनाते हैं। तो मान लो मैंने एक एम्पीरियल लूप बनाया, कुछ इस तरह से बना दिया, और ये एक सरफेस ले लिया। तो ये एक सरफेस हो गया मेरे पास S1, और ये जो सरफेस है, जो दूसरा जो गैप में से निकल रहा है, इसका नाम मैंने दे लिया S2, ठीक है। गैप वाले का नाम दे दिया सरफेस का, एक सरफेस वहां पे है, एक सरफेस इसके साथ यहाँ पे है। तो एक सरफेस का नाम मैंने S2 दे दिया, एक सरफेस का नाम मैंने S1 दे दिया। अब S1 के अगर आप चारों तरफ देखोगे तो कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट है, तो फॉर S1 क्या होगा? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। करंट कितना? लूप में करंट कितना? कंडक्शन करंट के बराबर। लेकिन अगर S2 के लिए देखोगे तो क्या होगा? तो है ही नहीं करंट, करंट ही नहीं है, तो जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो ये तो गड़बड़ हो गई कि एक तरफ जीरो वैल्यू है और एक तरफ म्यू नॉट आई सी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड में, उसी जगह पे उसी तरह से। तो ये जो है ये डिसकंटिन्यूटी है, एम्पियर्स लॉ इस जगह वैलिड नहीं है, और इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की, क्लियर होना चाहिए, आराम से होने वाला आर्टिकल है, प्यार से समझ आने वाली बातचीत है, कोई कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का, ठीक है। तो अब क्या करें, क्या हल करें? तो हल किया था भाई साहब ने, जिनका नाम है मैक्सवेल, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े साइंटिस्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन्होंने ही सारा कंपाइल किया एक तरह से, ठीक है। और क्या बताया उन्होंने? बताया कि ये जो प्लेट्स है ना, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से हम फील्ड बना सकते हैं, और ये जो फील्ड है ये चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो करंट है इन द गैप, करंट आई इन द गैप, वो कहां से आ रहा है? वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि गैप के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के गैप के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से चार्जेस कम ज्यादा हो रहे हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज कम ज्यादा हो रही है, और ये जो चेंज हो रहा है, दिस रिजल्ट्स इनटू द सम वैल्यू ऑफ करंट, और उस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, बीच में भी करंट जीरो नहीं है, कंडक्शन करंट जीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट एक नई टर्म यहाँ पे हमने डिफाइन की, वो होता है, और वो किस वजह से होता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। कितना? अब सवाल उठता है कि कितना, तो कितना है तो बना लेते हैं, कितना, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, वो लगाओ, देखो यही भी आ जाएगा कि कितना है, फिर हम टोटल इक्वेशन लिख लेंगे। तो उसमें अगर आप देखोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये फॉर्मूला है कैपेसिटर का, हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर आपको इसमें दिक्कत हो
कोई भी आप पुराना लेक्चर देख सकते हो उठा के, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपके पास सारे लेक्चर्स हैं। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच में गैप जो है वैक्यूम ना हो, एयर ना हो, कोई और मीडियम ले लें जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, तो यहाँ पे हम परमिटिविटी एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव वोवेली लिख देंगे, उस मीडियम की एप्सिलॉन लगा देंगे। फिलहाल हम एप्सिलॉन नॉट लेके चल रहे हैं। और Q इज इक्वल टू सी बाई वी, सी वी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। हम कैपेसिटर को डिफाइन ही यहाँ पे करते हैं, दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो कांस्टेंट लगाएंगे जो वो C होगा। और V और E में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू V अपॉन D, ये भी हमें पता है कि जब चार्ज पोटेंशियल अपॉन लेंथ जो होता है वो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं हम, यहाँ पे V अपॉन D हो जाएगा सीधा सीधा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब करके देख लो, अगर हम देखें कि फ्लक्स कितना है, एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, वो होता है E इंटू ए, है ना, वो होता है E इंटू ए। तो अब इसकी वजह से क्या बनेगा, फॉर्मूला बनाओ, बस कंबाइन कर दो सारों को और सॉल्व कर लो, उसमें क्या रह गया, अब रहा ही नहीं कुछ, तो डी फाई ई बाई डी टी, ये देखता हूं मैं, डी फाई ई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यही लेते हैं ना हम ई फील्ड फ्लक्स लेते हैं, तो यहाँ पे डी बाई डी टी में मैं लिख दूंगा ई इंटू ए, ठीक है, ए बाहर निकाल लिया मैंने, मैं लिख दूंगा डी ई बाई डी टी। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू मैं लिख दूंगा V अपॉन डी, ए बाहर है, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा V अपॉन डी, ठीक है, ए बाहर ही है, और V की वैल्यू भी पुट कर देता हूं d बाई डी टी के अंदर, V की वैल्यू मैं लिख दूंगा Q अपॉन C, और D वैसा का वैसा लिख सकते हैं ना, V इज Q अपॉन C, तो हो गया। अच्छा, अब C की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, A डी बाई डी टी, Q अपॉन डी सेम, और C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक हो गया। तो अब अगर D से D काट दें और A से A काट दें, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर, और बाकी क्या बचा, dq बाय dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो होता है करंट। तो यहाँ पे हमारे पास d बाय dt ऑफ EA, ये वाला लिख रहा हूं, E इंटू ए, फ्लक्स भी लिख सकते हैं लेकिन EA लिख रहा हूं मैं एक बार के लिए, इज इक्वल टू, कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq बाय dt, मतलब करंट, और कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो मैं D इसके पैर में लगा देता हूं सबस्क्रिप्ट की तरह, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आ गया ID इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और A भी बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा A, और करली E बाय करली T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, मैं इसे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, इट्स ओके, एक ही बात है। मैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिख दिया, जैसा कि मैक्सवेल सर ने सजेस्ट किया था, ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। अच्छा, अगर डेंसिटी निकालनी हो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट है तो डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी भी तो होगी, होगी क्या नहीं होगी, देखो, होनी चाहिए, और वो कितनी होती है, यस, वो कितनी होती है, वो होती है करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। तो इसमें क्या करोगे, एरिया से एरिया डिवाइड कर दो, काट दो, चेक कर लो कितना आएगा। तो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तो ID का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट A करली E बाय करली T, और JD का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट करली E बाय करली T, करली E बाय करली T। ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए,
डिस्प्लेसमेंट करंट या डेंसिटी की, और इसकी हेल्प से हम एम्पियर सर्किटल लॉ को ये मैं इरेज कर रहा हूं सारा, ये कहानी खत्म हो गई है। इतनी सी कहानी थी 2 लफ्जों की, जो आराम से 2 फॉर्मूले लगा के हमें समझ में आ गई। और इसमें क्या है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ बन गया मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, या मैं इसे बोलता हूं, हम इसे जनरली लिखते हैं मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ। ठीक है, क्योंकि अब मैक्सवेल ने इसमें करेक्शन कर दी है। और करेक्शन क्या की कि B डॉट DL जो है, B डॉट DL is not equal to mu naught I, but it is equal to IC plus ID। तो आप I को कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर लिखोगे, मतलब ये होता है टोटल करंट। और जो हमने सरफेसेस बनाए थे, एक बार अगर मैं फिर से बना दूं, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये सरफेस लिया था, है ना, ये सरफेस लिया था। तो इस सरफेस के लिए S1 के लिए IC की वैल्यू जो है, IC जो भी है, IC मान ली, और ID की वैल्यू कितनी है, 0 है। लेकिन अगर इस सरफेस के लिए देखो, S2 के लिए, तो ID की वैल्यू होगी IC के बराबर, दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, और IC की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहां पे मतलब अगर मैं ये इरेज कर देता हूं, आई नाम दे देते हैं हम इन्हें, तो IC जितना होगा यहां सरफेस में, गैप में ID उतना ही होगा, तो टोटल कांस्टेंट रहा, उतना ही रहा, और दोनों की वैल्यूज बराबर रही। जहां पे एक है वहां पे दूसरा नहीं है, जहां पे दूसरा है वहां पे एक नहीं है, तो इस हिसाब से टोटल मिला के ये बन गया। और अगर आप इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ले लोगे, तो क्या ली थी हमने, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। अब आप जे को लिखोगे जे प्लस जेडी, डिस्प्लेसमेंट वाली करंट वाली टर्म ऐड करनी है, करंट डेंसिटी उसकी ऐड करनी है, कितनी के इक्वल है, यहां पे देखो ये एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली टी, तो हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, दिस इज मॉडिफाइड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल एम्पियर लॉ। ये इंटीग्रल फॉर्म हो गई, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। आईडी की वैल्यू पुट करनी हो तो ये वाली पुट कर देना, खत्म हो गया, इतना ही था। ओके, इजी था कॉन्सेप्ट, मुश्किल नहीं था। इसमें देख लो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से होने वाली टर्म्स हैं, समझ में आने वाली हैं। फाइनली हम अब मैक्सवेल सर का नाम आ ही गया, तो उन्हीं के नाम पे उन्हीं में चारों हम कंपाइल टोटल करके दिखा देते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को मेनली 4 इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं इन्हें, और जो हमने लॉज पहले पढ़े हुए उन्हीं को हम कंपाइल कर रहे हैं, चाहे डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेना, चाहे इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेना। तो एक तो हमने सबसे पहले सीखा था गॉस लॉ, तो अगर आप इंटीग्रल फॉर्म की बात करो तो हमने सीखा था E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एक फॉर्मूला था, दिस वाज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हम एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक नई टर्म डिफाइन कर देते हैं, D से लिखते हैं उसे, और वो होता है एप्सिलॉन नॉट E के बराबर, एप्सिलॉन नॉट E के बराबर। तो उसके हिसाब से अगर एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाएं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है D डॉट ds इज इक्वल टू Q कौन सा, इनक्लोज्ड, जो भी होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में। इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में करेंगे, तो अगर हम लिखते थे डेल डॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम लिख सकते हैं, ये भी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे ये भी है, और अगर इसी को ए फॉर्म की जगह बी फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, जैसे भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो ये एक फॉर्म होगी।
फॉर्मूले का नाम क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस लिख रहे हैं हम। इसमें ये वाली इक्वेशन जो है वो कहां से आई, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आई। ओके, चलें आगे। दूसरी इक्वेशन, दूसरी इसकी मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कर दो। हम बेसिकली तो अगर देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ रहे हैं, तो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। अगर वहां पे भी लिखोगे तो एक ही रहेगी, that double surface integral of magnetic field is equal to 0। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, पता है हमें। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में आप देखो हमने एक में इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकाला, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकाला। अब आपको पता लग गया होगा कि हम एक में मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकाल लेंगे और दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकाल लेंगे। तो हम निकाल लेते हैं, तो आप ले लो कर्ल बाय डेल क्रॉस बी ले लो। अभी तो लिखी हमने मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ, क्या था, म्यू नॉट और जे के साथ हो जाएगा प्लस जेडी, जेडी होता है एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। अच्छा, जैसे हमने वहां पे रिलेट किया ना, डी को एप्सिलॉन नॉट ई, डी को एप्सिलॉन नॉट ई किया, वैसे ही एक और फॉर्मूला भी है, H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, बी अपॉन म्यू नॉट। तो अब लगाओ ये म्यू नॉट अपॉन में ले जाओ, म्यू नॉट अपॉन में ले जाओगे तो डेल अपॉन डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। इसे हम लिख देते हैं डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, जे तो है ही है, प्लस एप्सिलॉन नॉट ई को अंदर ले जाओगे एप्सिलॉन नॉट को, तो एप्सिलॉन नॉट ई को हम डी लिख सकते हैं। सो दिस इज करली डी बाय करली टी, दिस इज योर थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसे भी मैं ए भी नाम दे देता हूं, ए और ये बी। दिस इज मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ। और अगर हम इसी को यहां पे लिखें तो हम लिखेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब एप्सिलॉन नॉट ए करली ई बाय करली टी। इतना हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अगर इसे ही उसी फॉर्म में लिखें, म्यू नॉट को अपॉन में लेके आए, एप्सिलॉन नॉट को अंदर लेके जाएं, तो हम इसकी भी बी फॉर्म लिख सकते हैं। इसकी बी फॉर्म हो जाएगी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट तो चला गया तो जाने दो, ज्यादा थोड़ी बुलाना है, आई प्लस एप्सिलॉन नॉट भी गया, ए लिख लें, ए करली डी बाय करली टी, ये हो गया। देख लो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ सब ठीक चल रहा है, ओके। फोर्थ फॉर्म और रह गई, एक इक्वेशन और एक फॉर्म और, उसमें क्या होगा देखो, कर्ल ऑफ बी निकाला, जैसे कर्ल ऑफ बी में आया चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगली फॉर्म है फैराडे लॉ, फैराडे लॉ में आप लिखोगे कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई, और उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसमें आता था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, तो वो होता है माइनस ऑफ करली बी बाय करली टी, करली बी बाय करली टी। इसमें ये देख लो, इसमें ये देख लो कि कुछ म्यू नॉट और वो वाला कुछ रिलेशन तो नहीं है, और नहीं है अगर तो ठीक है, तो हमने कर्ल ऑफ ई कितना लिख लिया, कर्ल ऑफ ई लिख लिया माइनस ऑफ करली बी बाय करली टी। दिस वाज फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडे ने लॉ दिया था कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, करंट आता है ना, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे इन्होंने लॉ दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है। इस तरह से ये लॉज अपने आप में एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और अगर यहाँ वाली फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे कर्ल के लिए, यहाँ पर लिख लो ना, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, हम वो लगा देंगे सरफेस इंटीग्रल और करली बी बाय करली टी, ठीक है, यही चीज होगी, यही चीज होगी। इसमें साथ में क्या लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल लिखना ना, क्योंकि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे चेंज करते हैं, तो दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल लेंगे
और यहाँ सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल रह गया, ये लो बी डॉट ds लगा देता हूं मैं, काम खत्म, ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारी इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, ये डाइवर्जेंस ऑफ ई और बी एंड कर्ल ऑफ ई एंड बी देते हैं। इन्हीं से सारी इक्वेशंस, आप सारे रिजल्ट सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है, कोई परेशानी वाली चीज नहीं है इसमें। चाहे तो लाइन इंटीग्रल फॉर्म यूज करो, चाहे तो डिफरेंशियल फॉर्म यूज करो, अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग तरीके से हम अपने काम को कन्वीनियंट रखने के लिए हम अलग अलग फॉर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, यहां तक आपने पढ़ के आना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और साथ जुड़ते रहना है और पढ़ते रहना है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।